क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को जाना है जो हमेशा सही लगता है, लेकिन कुछ अजीब है, जो कभी जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन फिर भी आप उसकी हर बात मानते चले जाते हैं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी सोच को धीरे-धीरे अपने कंट्रोल में ले रहा है? मैनिपुलेशन हमेशा जोर से नहीं होती। कभी-कभी ये इतनी खामोशी से की जाती है कि आपको एहसास तक नहीं होता। कुछ लोग आपको चार्म से जीतते हैं, कुछ गिल्ट से, और कुछ आपको ये यकीन दिला देते हैं कि आप ही गलत हैं। पर असली सवाल ये नहीं है कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सवाल ये है, क्या आपको पता भी है कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं? या फिर आप पहले ही इस जाल में फंस चुके हैं? ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक चेतावनी है। एक ऐसा सच जिसे समझना बेहद जरूरी है। चैप्टर 1, आक्रामक और छुपी हुई आक्रामक व्यक्तित्व। क्या आपने कभी किसी से बात की है और बात खत्म होते होते आपको गिल्ट फील होने लगा, बिना ये समझे कि ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है कि आपने कोई वैलिड कंप्लेंट की हो, कोई जेन्युइन कंसर्न रखा हो, लेकिन धीरे धीरे सामने वाला उसे इस तरह घुमा देता है कि आखिर में आप ही सॉरी बोल रहे होते हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, खुद पर डाउट करने लगते हैं। ये सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं है, ये कोवर्ट एग्रेशन है। ओपनली एग्रेसिव लोग चिल्लाते हैं, धमकाते हैं, लेकिन कोवर्ट एग्रेसर्स अलग होते हैं। ये पोलाइट, चार्मिंग या कभी-कभी हेल्पलेस दिखने का नाटक करते हैं। ये सामने से अटैक नहीं करते, बल्कि छोटे-छोटे कैलकुलेटेड मूव्स से आपको कंट्रोल करते हैं। आपको समझ में भी नहीं आता कि आप इनके गेम का हिस्सा बन चुके हैं। इमेजिन कीजिए, एक ऑफिस में कोई ऐसा कॉलीग है जो हमेशा अपने हिसाब से काम करवाता है। वो कभी लाउडली आर्ग्यू नहीं करता, कभी ओपनली डिमांड नहीं करता, लेकिन किसी न किसी तरह हर बार उसकी ही बात मानी जाती है। अगर कुछ गलत हो जाए तो बिना डायरेक्टली ब्लेम लिए वो बड़ी सफाई से दूसरों पर जिम्मेदारी डाल देता है। और अगर कोई उसे क्वेश्चन करे तो उसका जवाब होता है, ओह, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। मुझे समझ नहीं आता लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। वो मासूम बनने की एक्टिंग करता है, जिससे सामने वाले को गिल्ट महसूस हो और वो पीछे हट जाए। ऐसे ही रिलेशनशिप्स में भी कोवर्ट एग्रेशन देखने को मिलता है। मान लीजिए कि कोई पार्टनर हमेशा खुद को विक्टिम की तरह प्रेजेंट करता है। जब भी आप उसे किसी गलत चीज के लिए टोकते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, या फिर वो कहता है कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, या मैं हमेशा गलत समझा जाता हूं। कभी भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि आपको ही ऐसा फील करवाएगा कि शायद आप ही हार्श हो। धीरे धीरे आप खुद को डाउट करने लगते हैं, हर बार सोच समझकर बोलने लगते हैं ताकि उसे हर्ट न करें, जबकि असली मैनिपुलेशन वही कर रहा होता है। पेरेंटल रिलेशनशिप्स में भी यही टैक्टिक्स इस्तेमाल होते हैं। एक माँ जो अपने बेटे पर कंट्रोल रखना चाहती है, वो डायरेक्टली उसे रोकने के बजाय गिल्ट का सहारा लेगी। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही रह लूंगी, मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। वो इस तरह कहेगी कि बेटा अपनी सारी प्लान्स कैंसिल करके उसके पास रुकने के लिए मजबूर हो जाए। वो कभी डायरेक्टली मना नहीं करती, लेकिन उसकी बातों का इमोशनल वेट इतना होता है कि सामने वाला खुद को मजबूर महसूस करता है। कोवर्ट एग्रेसर्स का सबसे बड़ा हथियार होता है कंफ्यूजन। वो कभी भी साफ साफ नहीं बोलते कि वो क्या चाहते हैं। वो इनडायरेक्ट हिंट्स देते हैं, गिल्ट क्रिएट करते हैं और हाफ ट्रूथ्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उन्हें कन्फ्रंट करें तो वो खुद को मिसअंडरस्टूड विक्टिम की तरह पेश करते हैं, जिससे देखने वालों को आप ही गलत लगने लगते हैं। लेकिन इनका कंट्रोल तब तक चलता है जब तक लोग इनके गेम्स को पहचान नहीं लेते। जिस पल आपको समझ आ जाता है कि कैसे ये कॉन्वर्सेशंस को ट्विस्ट करते हैं, ब्लेम शिफ्ट करते हैं और इमोशंस से प्ले करते हैं, उस पल से इनकी पावर कम होने लगती है। जितना ज्यादा आप इनकी स्ट्रैटेजीज समझेंगे, उतना ही मुश्किल होगा इनके इन्फ्लुएंस में आना। दूसरा, निर्णय जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए कंपटीशन सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जरूरत बन जाता है। चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हों,
वर्क प्लेस पॉलिटिक्स हो या किसी सिंपल आर्ग्यूमेंट में ही क्यों न हो, वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मानते। लेकिन ये जीत हमेशा फेयर तरीके से नहीं होती। कुछ लोग ओपनली मुकाबला करते हैं, लेकिन कुछ अपने इरादों को छिपाकर चुपचाप दूसरों को मैनिपुलेट करके जीतने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को एक सिंपल डिसएग्रीमेंट भी चैलेंज लगता है। अगर आप उनसे किसी बात पर असहमत हों, तो वो कभी ओपनली गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि धीरे धीरे सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो आपकी बात को सटली अंडरमाइन करें, दूसरों को अपनी साइड में करें या फिर गिल्ट ट्रिपिंग का सहारा लें। उनका मकसद सिंपल होता है, हर हाल में खुद को सही साबित करना और आपको किसी न किसी तरह पीछे हटने पर मजबूर करना। एक ऑफिस सिनेरियो को इमेजिन कीजिए। एक एम्प्लॉई हमेशा बॉस के अच्छे बुक्स में रहना चाहता है। अगर कोई और अच्छा काम कर रहा है, तो वो सामने से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन धीरे धीरे अपने छोटे छोटे एक्शंस से दूसरे की इमेज खराब करने की कोशिश करेगा। कभी किसी की मेहनत का क्रेडिट ले लेगा, कभी सबटली किसी की कैपेबिलिटीज पर डाउट डाल देगा। और जब प्रमोशन का टाइम आएगा, तो सब कुछ इस तरह सेट कर चुका होगा कि उसकी जीत पक्की हो। ऐसी ही सिचुएशंस फ्रेंडशिप्स में भी होती हैं। कभी कभी कोई ऐसा दोस्त होता है जो हर कॉन्वर्सेशन में खुद को सुपीरियर साबित करने की कोशिश करता है। अगर आप किसी अचीवमेंट की बात करें, तो वो तुरंत अपनी अचीवमेंट्स गिनाने लगेगा, जैसे आपकी सक्सेस उसके सामने छोटी हो। और अगर आप किसी परेशानी का जिक्र करें, तो वो कहेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ तो इससे भी बुरा हुआ था। ये सटल वेज होते हैं जिससे वो हर सिचुएशन में खुद को ऊपर रखता है। रिलेशनशिप्स में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। इमेजिन कीजिए, एक पार्टनर हमेशा हर आर्ग्यूमेंट जीतना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे लॉजिक ट्विस्ट करना पड़े या इमोशंस मैनिपुलेट करने पड़े। अगर आप किसी जेन्युइन इशू पर बात करना चाहें, तो वो कभी ओपनली आर्ग्यू नहीं करेगा, बल्कि धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन को इस तरह मोड़ देगा कि आखिर में आपको ही सॉरी कहना पड़े। वो कभी भी ओपनली एग्रेसिव नहीं होगा, लेकिन हर बार अपनी बात मनवाने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेगा। इस तरह की बिहेवियर की जड़ होती है एक इंटेंस नीड टू डोमिनेट। ऐसे लोग हार को पर्सनल इंसल्ट की तरह देखते हैं और किसी भी कीमत पर खुद को सुपीरियर बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि बाकी लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली मैनिपुलेट हो रहे हैं। जब तक आप इनके सटल टैक्टिक्स को नहीं समझेंगे, तब तक आप भी उनकी गेम में फंसते रहेंगे। लेकिन एक बार जब आप ये पैटर्न पहचान लेते हैं, तो इनका असर कम होने लगता है। जब आपको ये समझ आ जाता है कि कोई सिर्फ जीतने के लिए बातें ट्विस्ट कर रहा है, तो आप उसे इमोशनल लेवल पर अफेक्ट होने से रोक सकते हैं। जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे, उतना ही मुश्किल होगा किसी को आपको मैनिपुलेट करना। चैप्टर 3, द अनब्राइडल्ड क्वेस्ट फॉर पावर। कुछ लोगों के लिए पावर सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक ऑब्सेशन होती है। वो दूसरों से ऊपर रहना चाहते हैं, हर डिसीजन कंट्रोल करना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये डोमिनेंस हमेशा सामने से दिखाई नहीं देती। कुछ लोग खुलेआम ताकत का प्रदर्शन करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे बड़ी सफाई से हासिल करते हैं, बिना किसी को एहसास होने दिए कि असली कंट्रोल उनके हाथ में है। ऐसे लोग हर सिचुएशन को पावर डायनामिक्स के नजरिए से देखते हैं। दोस्ती हो, रिश्ते हो, काम की जगह हो या कोई सोशल इंटरैक्शन, उनका मकसद सिर्फ एक होता है, खुद को सबसे ऊपर रखना। अगर उन्हें लगे कि कोई और इन्फ्लुएंशियल बन रहा है, तो वो चुपचाप मगर बहुत ही चालाकी से उसे नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। इमेजिन कीजिए, एक ऑफिस में एक सीनियर एम्प्लॉई है जो चाहता है कि हर इंपॉर्टेंट डिसीजन उसी से होकर गुजरे। वो ओपनली अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे हर चीज पर अपना इन्फ्लुएंस जमा लेता है। नए एम्प्लॉयज को वो सब्टिली गाइड करेगा कि उसे कैसे प्लीज करना है। मीटिंग्स में अपनी बातों को इस तरह पेश करेगा कि वही सबसे समझदार लगे, और अगर कोई उसे चैलेंज करे, तो धीरे धीरे उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाएगा। वो कभी डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, लेकिन एक एक करके सारी पावर अपने कंट्रोल में ले आएगा। ऐसी ही सिचुएशंस रिश्तों में भी देखने को मिलती हैं।
इमेजिन कीजिए एक रिलेशनशिप जहां एक पार्टनर हमेशा डिसीजंस लेने का हक अपने पास रखता है। वो ओपनली डोमिनेट नहीं करेगा, बल्कि धीरे धीरे अपने पार्टनर को इस तरह कन्विंस करेगा कि उसकी हर बात सही है। अगर कभी दूसरा पार्टनर अपने डिसीजंस लेने की कोशिश करे, तो गिल्ट ट्रिपिंग, इमोशनल मैनिपुलेशन या सटल क्रिटिसिज्म के जरिए उसे वापस अपनी जगह पर ले आएगा। कुछ समय बाद दूसरा पार्टनर खुद ही हर चीज के लिए उसकी अप्रूवल लेने लगेगा, बिना ये समझे कि असली कंट्रोल किसके हाथ में चला गया है। पावर सिर्फ एक्शंस से नहीं, साइकोलॉजी से भी हासिल की जाती है। कुछ लोग दूसरों के फियर और इनसिक्योरिटीज को समझकर उन्हें अपने कंट्रोल में रखते हैं। एक टॉक्सिक बॉस अपने एम्प्लॉयज को लगातार ये फील करवा सकता है कि वो कभी भी रिप्लेस हो सकते हैं। एक मैनिपुलेटिव फ्रेंड हमेशा सटली डाउट पैदा करेगा कि उसके बिना आप किसी और से उतनी अच्छी दोस्ती नहीं कर सकते। एक कंट्रोलिंग पेरेंट अपने बच्चों को ये बिलीव करवाता है कि उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस वही बेहतर समझता है। ये लोग डायरेक्टली रूल्स नहीं बनाते, वो दूसरों को इस तरह ट्रेन कर देते हैं कि लोग खुद ही उनकी बातों को मानने लगें। पावर के इस खेल में सबसे खतरनाक चीज यही होती है कि ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। वो इसे लीडरशिप समझ सकते हैं, इन्फ्लुएंस मान सकते हैं, या फिर ये सोच सकते हैं कि ये इंसान बस नेचुरली डोमिनेंट है। लेकिन जब तक कोई इस हिडन मैनिपुलेशन को नहीं समझेगा, वो खुद को इस वेब से निकाल नहीं पाएगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अवेयरनेस। जब आपको ये समझ में आने लगे कि कोई धीरे धीरे हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जब आपको महसूस हो कि आपकी डिसीजंस अब आपकी नहीं रह गई, जब आपको हर बात के लिए किसी और की अप्रूवल लेनी पड़ रही है, तो समझ जाइए कि आप पावर डायनामिक्स के जाल में फंस चुके हैं। और जिस दिन आप इस खेल को समझ लेंगे, उसी दिन आप इससे बाहर निकलने की पहली चाल चल चुके होंगे। चैप्टर 4, द पेनचेंट फॉर डिसेप्शन एंड सिडक्शन। कुछ लोग दुनिया को फेस करने के लिए ऑनेस्टी का सहारा लेते हैं, जबकि कुछ के लिए सच्चाई मायने ही नहीं रखती। उनके लिए डिसेप्शन सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक कला होती है, एक ऐसी स्किल जिससे वो दूसरों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकते हैं। झूठ उनके लिए सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, बल्कि एक टूल है जिससे वो सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं, लोगों की सोच बदलते हैं और खुद को उस जगह तक पहुंचाते हैं जहां वो रहना चाहते हैं। लेकिन ये डिसेप्शन हमेशा साफ साफ नजर नहीं आती। ये कभी मीठे शब्दों में छुपी होती है, कभी केयरफुली क्राफ्टेड मैनिपुलेशन के रूप में, और कभी एक मासूमियत भरे फसाड में। ऐसे लोग सामने से चार्मिंग, अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्टवर्दी दिख सकते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत इस बात में होती है कि वो कभी पकड़ में नहीं आते। वो आपके ट्रस्ट को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है, तो आपको वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इमेजिन कीजिए एक रिलेशनशिप जहां एक पार्टनर हर समय अपने वर्ड्स और इमोशंस को केयरफुली डिजाइन करता है। वो आपको अपने जाल में फंसाने के लिए स्वीट वर्ड्स, डीप आई कांटेक्ट और परफेक्ट जेस्चर्स का इस्तेमाल करता है। वो आपकी पसंद और नापसंद को समझकर खुद को वैसे ही पेश करता है, जिससे आप उसे अपनी जिंदगी का सबसे खास इंसान समझने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप पूरी तरह इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाते हैं, तभी असली गेम शुरू होता है। अब चीजें बदलने लगती हैं। वो कम अटेंशन देता है, एक्सक्यूजेस बनाने लगता है और आपको गिल्टी फील करवाने लगता है। आप बार बार सोचते हैं कि शायद आप ही कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि असली प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी सच्चा था ही नहीं। ऐसे ही डिसेप्शन वर्क प्लेसेस में भी देखने को मिलता है। एक चार्मिंग कॉलीग जो सबका फेवरेट है, जो हर किसी से दोस्ती करना जानता है, लेकिन असल में हर बातचीत सिर्फ एक पर्पस से करता है, खुद को ऊपर उठाने के लिए। वो दूसरों से सीक्रेट्स निकालता है, राइट टाइम पर राइट लोगों से मिलकर कनेक्शंस बनाता है, और जब जरूरत होती है तो किसी भी सिचुएशन को अपने फायदे के लिए ट्विस्ट कर देता है। लोग उसे कैरिस्मेटिक और फ्रेंडली समझते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने लिए चेस पीसेस सेट कर रहा होता है। कुछ लोग डिसेप्शन को सिडक्शन के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं।
वो लोगों की डिजायर्स, फियर्स और इनसिक्योरिटीज को समझते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। एक मैनिपुलेटिव सेल्समैन आपको किसी बेकार प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इतनी केयरफुली डिजाइंड बातें सुनाएगा कि आपको लगेगा कि आपके बिना ये चीज अधूरी है। एक कॉन आर्टिस्ट आपको अपनी झूठी कहानी से इतना इमोशनल कर देगा कि आप खुद उसे पैसे देने के लिए मजबूर महसूस करेंगे। और एक नार्सिसिस्टिक पर्सन आपको धीरे धीरे अपने इन्फ्लुएंस में इस तरह ले आएगा कि आप बिना सोचे समझे उसकी हर बात मानने लगेंगे। इन लोगों की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो कभी गलत साबित नहीं होते। अगर कोई उन पर शक करे तो वो या तो इनोसेंट बनने लगते हैं या फिर सिचुएशन को ऐसे ट्विस्ट करते हैं कि सामने वाला खुद को ही दोषी मानने लगे। उनकी स्मूथ टॉकिंग, कॉन्फिडेंस और केयरफुली क्राफ्टेड पर्सनैलिटी इतनी परफेक्ट होती है कि लोग बार बार उनके झूठ में फंसते रहते हैं। लेकिन डिसेप्शन हमेशा छुपा नहीं रह सकता। जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे, जितना ज्यादा आप लोगों के एक्शंस को उनके वर्ड्स से कंपेयर करेंगे, उतना ही जल्दी आपको इन पैटर्न्स का एहसास होगा। कोई कितना भी चार्मिंग क्यों न हो, अगर उसकी बातों और एक्शंस में फर्क दिखने लगे, अगर वो बार बार सिचुएशंस को ट्विस्ट करके खुद को परफेक्ट साबित करे, अगर वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करे लेकिन खुद को कभी गलत न माने, तो समझ जाइए कि आप एक मास्टर मैनिपुलेटर के जाल में फंस चुके हैं। और जैसे ही आप इस खेल को पहचान लेंगे, आप इनके इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की पहली चाल चल चुके होंगे। चैप्टर 5, फाइटिंग डर्टी। कुछ लोग कंपटीशन को फेयर प्ले की तरह देखते हैं, जबकि कुछ के लिए जीत का कोई नियम नहीं होता। उनके लिए एथिक्स, मॉरल्स और फेयरनेस सिर्फ कमजोर लोगों के लिए बने होते हैं। जब उन्हें किसी से आगे निकलना होता है, किसी को हराना होता है, तो वो कोई भी तरीका अपनाने से नहीं कतराते, चाहे वो मैनिपुलेशन हो, लाइज हो या फिर माइंड गेम्स। उनके लिए सबसे जरूरी चीज है जीत, और वो इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोग खुलेआम लड़ाई नहीं करते। वो सामने से अटैक नहीं करते, बल्कि छिपकर वार करते हैं, जब सामने वाले को अंदाजा भी नहीं होता कि उसके खिलाफ कोई गेम खेला जा रहा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो कभी डायरेक्टली ब्लेम नहीं होते, क्योंकि उनकी हर चाल केयरफुली प्लान्ड होती है। इमेजिन कीजिए, एक वर्क प्लेस में दो लोग प्रमोशन के लिए compete कर रहे हैं। एक इंसान मेहनत से, अपनी स्किल्स से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा क्वाइटली बैकस्टैबिंग कर रहा है। वो बॉसेस को सटली ये महसूस करवाएगा कि उसका कंपेटिटर उतना रिलायबल नहीं है। वो रूमर्स फैलाएगा, छोटी छोटी गलतियों को हाईलाइट करेगा और खुद को हमेशा सही दिखाने की कोशिश करेगा। जब तक दूसरा इंसान समझ पाए कि उसके खिलाफ क्या हो रहा है, तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी होगी। ऐसे लोग रिलेशनशिप्स में भी होते हैं। इमेजिन कीजिए एक टॉक्सिक पार्टनर जो हर लड़ाई में सिर्फ जीतने के लिए खेलता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सच क्या है, फीलिंग्स क्या हैं या फेयरनेस क्या है। अगर उसे अपनी बात मनवानी है तो वो आर्ग्यूमेंट्स को मैनिपुलेट करेगा, गिल्ट ट्रिपिंग करेगा, विक्टिम बनेगा या फिर ऐसी बातें कहेगा जो सामने वाले को मेंटली ब्रेक कर दें। वो झूठ बोलेगा, प्रूफ को ट्विस्ट करेगा और हर पॉसिबल तरीका अपनाएगा जिससे वो हमेशा डोमिनेंट पोजीशन में रहे। पॉलिटिक्स में, बिजनेस में और यहां तक कि नॉर्मल सोशल इंटरैक्शंस में भी ये डर्टी टैक्टिक्स देखने को मिलती हैं। कभी कभी लोग माइंड गेम्स खेलते हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हैं। वो ट्रूथ को ट्विस्ट करेंगे, सिचुएशंस को मैनिपुलेट करेंगे और अगर पकड़े भी जाएं तो पूरी चालाकी से खुद को इनोसेंट दिखा देंगे। और अगर कुछ भी ना चले तो सबसे आसान तरीका, ब्लेम शिफ्टिंग। जब तक वो दूसरों को एक दूसरे से लड़ाते रहेंगे, वो खुद सेफ और पावरफुल बने रहेंगे। डर्टी फाइटर्स को सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब लोग उनके गेम्स को पहचान नहीं पाते। लोग उन्हें स्मार्ट समझ सकते हैं, उन्हें बस लकी मान सकते हैं या फिर ये सोच सकते हैं कि उनके पास बस नेचुरली चार्म और इन्फ्लुएंस है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि उनकी जीत सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि अनएथिकल टैक्टिक्स से आती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अवेयरनेस। जब आपको समझ में आने लगे कि कोई क्वाइटली आपके खिलाफ खेल रहा है,
जब आप देख पाएं कि कोई चीजों को सुभटली मैनिपुलेट कर रहा है, जब कोई बिना डायरेक्टली सामने आए आपको धीरे धीरे कमजोर कर रहा है, तो समझ जाइए कि ये एक डर्टी फाइट है। और इस लड़ाई में सबसे बड़ी जीत ये होती है कि आप इस खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर दें। चैप्टर 6, द इम्पेयर्ड कॉन्शियंस। हम में से ज्यादातर लोग अपने एक्शंस को एक मॉरल कंपेस के जरिए जज करते हैं। सही और गलत का एहसास हमें गिल्ट महसूस कराता है, हमें बाउंड्रीज का सम्मान करना सिखाता है और दूसरों के दर्द को समझने की एबिलिटी देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कॉन्शियंस यानी उनका नैतिक बोध या तो कमजोर होता है या फिर बिल्कुल नष्ट हो चुका होता है। उनके लिए मोरालिटी बस एक कॉन्सेप्ट है जिसे वो तब यूज करते हैं जब उन्हें फायदा हो। ऐसे लोग गिल्ट महसूस नहीं करते, उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा नहीं होता। अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाते भी हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए दूसरों की भावनाएं सिर्फ एक टूल होती हैं जिसका इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। वो अपॉलॉजीज दे सकते हैं, रिग्रेट शो कर सकते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें कोई अफसोस नहीं होता। इमेजिन कीजिए एक इंसान जो बार बार अपने करीबियों से झूठ बोलता है, उन्हें बिट्रे करता है, लेकिन हर बार जब पकड़ा जाता है तो बड़ी आसानी से कह देता है, मुझे सच में बहुत अफसोस है, मैंने ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद वो फिर वही करता है, क्योंकि उसके लिए सॉरी कहना एक स्ट्रैटेजी है, एक टेम्पररी एस्केप है, ना कि सच में सुधरने की कोशिश। ऐसे लोग सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, हर जगह होते हैं। एक बिजनेसमैन जो इलीगल डील्स करता है, लोगों को धोखा देता है और जब पकड़ा जाता है तो खुद को विक्टिम बना लेता है, मुझे फंसाया जा रहा है। या फिर एक पॉलिटिशियन जो अपने फायदे के लिए झूठे वादे करता है और जब जनता सवाल पूछे तो बड़ी सफाई से ब्लेम किसी और पर डाल देता है। उनके लिए मोरालिटी बस एक गेम है जिसे वो दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग एम्पैथी की कमी से भरे होते हैं। अगर आप उन्हें अपने दर्द के बारे में बताएं तो या तो वो इसे मजाक में उड़ा देंगे या फिर इसे अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। अगर आप उन्हें अपनी कोई कमजोरी बताते हैं तो हो सकता है कि वो उस वक्त सहानुभूति दिखाएं, लेकिन बाद में उसी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करें। वो आपकी इमोशंस को समझते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सकें। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि ये लोग बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। वो चार्मिंग हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं और कभी-कभी तो इतने कैरिस्मेटिक होते हैं कि लोग उनके आसपास रहना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप उन्हें करीब से जानने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि उनके अंदर वो बेसिक ह्यूमन इमोशंस ही नहीं हैं जो दूसरों के लिए केयर करने की भावना लाते हैं। उनके लिए लोग बस चेस पीसेस हैं जिनका इस्तेमाल वो अपने गेम में करते हैं, लेकिन इस गेम से बचा जा सकता है। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि लोग उनकी रियल नेचर को पहचान नहीं पाते। वो अपनी गलतियों का गिल्ट कभी महसूस नहीं करते, लेकिन दूसरों को गिल्ट फील करवाने में माहिर होते हैं। अगर आप उनकी चाल को समझ जाते हैं, अगर आप उनके पैटर्न्स को पकड़ लेते हैं, तो आप उनके ट्रैप से बच सकते हैं। उनके वर्ड्स पर नहीं, उनके एक्शंस पर ध्यान दें, क्योंकि एक इंसान जो बार बार अपनी गलतियों को रिपीट करता है, जिसे दूसरों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी नहीं बदलेगा। चैप्टर 7, दुर्व्यवहार, प्रबंधनात्मक संबंध। रिश्ते प्यार, समझदारी और आपसी सम्मान पर चलते हैं, लेकिन हर रिश्ता ऐसा नहीं होता। कुछ रिश्तों में एक अनदेखा खेल चलता रहता है, कंट्रोल का, पावर का और मैनिपुलेशन का। ये रिश्ते बाहर से नॉर्मल दिख सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा जाल बुना जाता है जिससे निकलना मुश्किल होता है। और सबसे खतरनाक बात, इस जाल का एहसास तब तक नहीं होता जब तक हम पूरी तरह उसमें उलझ नहीं जाते। ऐसे अब्यूसिव और मैनिपुलेटिव रिश्ते हमेशा सामने से टॉक्सिक नहीं दिखते। ये धीरे धीरे शुरू होते हैं, छोटे छोटे साइंस से, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। शुरुआत में वो इंसान आपको बहुत स्पेशल महसूस कराता है, आपकी हर बात में इंटरेस्ट लेता है, आपको ऐसा लगता है कि आखिरकार कोई ऐसा मिला है जो आपको पूरी तरह समझता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, डायनेमिक्स बदलने लगते हैं।
अब वो अटेंशन कम होने लगती है। अब हर चीज आपकी गलती बनने लगती है और धीरे धीरे आपको ये महसूस कराया जाता है कि आप ही इस रिश्ते को सही रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इमेजिन कीजिए, एक पार्टनर जो हर छोटी चीज पर आपको गिल्ट फील कराता है। अगर आप उससे सहमत नहीं होते तो वो इमोशनली डिस्टेंट हो जाता है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज सेट करना चाहते हैं तो वो आपको सेल्फिश कहता है। और अगर आप उससे बात करने की कोशिश करें तो सडनली आप ही विलेन बन जाते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे समझ भी नहीं सकते। ये वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये माइंड कंट्रोल के टूल्स होते हैं। ये मैनिपुलेशन सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं होती, फ्रेंडशिप्स में भी ऐसे लोग होते हैं। एक दोस्त जो हर कॉन्वर्सेशन को अपनी तरफ मोड़ लेता है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को कभी इंपॉर्टेंट नहीं मानता, लेकिन जब उसे जरूरत हो तो एक्सपेक्ट करता है कि आप सब कुछ छोड़कर उसकी मदद करें। वो आपको सब्टली कंट्रोल करता है, आपको गिल्ट फील कराता है, और जब आप उसकी बात नहीं मानते तो वो आपसे इमोशनल डिस्टेंस बना लेता है ताकि आप मजबूर होकर वापस उसकी तरफ जाएं। वर्क प्लेसेस में भी ऐसे मैनिपुलेटिव डायनामिक्स होते हैं। एक बॉस जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, जो एम्प्लॉयज को मेंटली ब्रेक करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी वैल्यू ही भूल जाएं। कभी तारीफों से मैनिपुलेट करना, कभी सडन क्रिटिसिज्म देना, कभी फियर क्रिएट करना। ये सब अब्यूज के ही अलग अलग रूप हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते। और इसका जवाब सिंपल है, मैनिपुलेशन धीरे धीरे काम करता है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें आपको इतना कंडीशन्ड कर दिया जाता है कि आपको एहसास ही नहीं होता कि आप कंट्रोल किए जा रहे हैं। एक मैनिपुलेटिव रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ताकत होती है आइसोलेशन। पहले आपको सबके करीब लाया जाता है और फिर धीरे धीरे आपको उन लोगों से दूर कर दिया जाता है जो आपको सच बता सकते हैं। आपको ये यकीन दिलाया जाता है कि कोई और आपको इतना नहीं समझेगा, कि बाहर की दुनिया इतनी क्रूअल है कि आपको सिर्फ इस एक इंसान पर निर्भर रहना चाहिए। और जब डिपेंडेंसी बन जाती है तब मैनिपुलेशन का असली खेल शुरू होता है। लेकिन इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले पैटर्न्स को पहचानना जरूरी है। जब आपको बार बार गिल्ट फील कराया जा रहा हो, जब आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे खोने लगे, जब आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे हो, समझ जाइए आप एक अनहेल्थी रिलेशनशिप में हैं। और दूसरी सबसे जरूरी बात, खुद पर यकीन रखना। क्योंकि ऐसे लोग आपकी रियलिटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप अपने इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो उनका कंट्रोल कमजोर पड़ने लगता है। हर रिश्ता जिसमें रिस्पेक्ट और इक्वालिटी नहीं है वो प्यार नहीं, बस पावर और कंट्रोल का एक खेल है। और इस खेल से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। पहला कदम यही है कि आप इसे पहचानें। और जब आप इसे पहचान लेते हैं तब आप पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। चैप्टर 8, द मैनिपुलेटिव चाइल्ड। मैनिपुलेशन को अक्सर हम एक एडल्ट बिहेवियर मानते हैं, एक ऐसी स्किल जो लोग कॉन्शियसली डेवलप करते हैं। लेकिन मैनिपुलेशन का खेल उतना ही पुराना है जितना इंसान का दिमाग। और इसका सबसे प्योरेस्ट, सबसे रॉ रूप हमें वहीं देखने को मिलता है जहां हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, बचपन में। बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका मैनिपुलेशन अलग तरीके से काम करता है, इनोसेंस के डिस्गाइज में, अटेंशन और अफेक्शन पाने के लिए सटल टैक्टिक्स के साथ। और सबसे दिलचस्प बात, वो इसे कॉन्शियस सीखते नहीं बल्कि नेचुरली डेवलप करते हैं। इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो चॉकलेट चाहता है। वो अपनी बात सीधे कह भी सकता है, लेकिन अगर उसे पता हो कि रोने से उसका काम जल्दी हो जाएगा तो वो वही करेगा। वो आंसू बहाएगा, अपनी आवाज को दर्द भरी बना देगा, और जैसे ही उसे वो मिल जाएगा जो चाहिए, अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली बार में ये हार्मलेस लगता है, लेकिन यही बिहेवियर धीरे धीरे एक पैटर्न बन सकता है। मैनिपुलेटिव बिहेवियर बचपन में कैसे डेवलप होता है, ये समझने के लिए हमें बच्चों की साइकोलॉजी को देखना होगा।
एक छोटा बच्चा जब दुनिया को एक्सप्लोर करता है तो वो पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है। किस चीज से मुझे अटेंशन मिलता है? क्या करने से मेरी बात मानी जाती है? कैसे मैं दूसरों को कंट्रोल कर सकता हूं? ये सब सवाल उसकी सबकॉन्शियस लर्निंग का हिस्सा बनते हैं। अगर एक बार उसे ये समझ आ जाए कि गिल्ट ट्रिपिंग से पेरेंट्स को कंट्रोल किया जा सकता है या फेक क्राइंग से सिंपैथी मिल सकती है, तो वो इसे बार बार यूज करने लगेगा। मैनिपुलेशन सिर्फ टैंट्रम्स तक सीमित नहीं होता। कुछ बच्चे इमोशनल मैनिपुलेशन में भी एक्सपर्ट्स होते हैं। इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो अपने किसी दोस्त से नाराज है। बजाय सीधे बात करने के, वो दूसरे कॉमन फ्रेंड्स के सामने ड्रामा करेगा, सिंपैथी गैदर करेगा और सिचुएशन को इस तरह ट्विस्ट करेगा कि पूरा ब्लेम सामने वाले पर चला जाए। ये बिहेवियर कहीं ना कहीं ग्रोन अप मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स की शुरुआत होती है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बच्चे मैनिपुलेटिव क्यों होते हैं। असली सवाल ये है कि क्या ये बिहेवियर उन्हें कॉन्शियसली सिखाया जाता है। जवाब है, सिखाया नहीं जाता, लेकिन रीइंफोर्स्ड जरूर किया जाता है। जब एक बच्चा अपने छोटे छोटे मैनिपुलेशन से बार बार जीत हासिल करता है, जब हर बार टैंट्रम के बाद उसे वो मिल जाता है जो वो चाहता है, जब गिल्ट ट्रिपिंग से उसे अटेंशन मिलती है, तो उसका दिमाग इस पैटर्न को रिवॉर्ड के रूप में स्टोर कर लेता है। और यही पैटर्न अगर समय पर रिकॉग्नाइज न किया जाए तो आगे चलकर पर्सनैलिटी का हिस्सा बन सकता है। लेकिन हर मैनिपुलेटिव चाइल्ड एक फ्यूचर मैनिपुलेटर नहीं बनता। बहुत से बच्चे बस अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखाते हैं और जैसे जैसे उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है, वो सही और गलत के बीच का फर्क समझने लगते हैं। लेकिन अगर बचपन में ये अनचेक्ड रह जाए, अगर बाउंड्रीज ना बनाई जाए, अगर हर बार मैनिपुलेशन काम कर जाए, तो यही हैबिट आगे चलकर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, वर्कप्लेस पॉलिटिक्स और सोशल मैनिपुलेशन का फाउंडेशन बन सकती है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। जब एक बच्चा बार बार गिल्ट ट्रिपिंग करता है, जब वो सिंपैथी के लिए एग्जैजरेटेड रिएक्शंस देता है, जब वो दूसरों को ब्लेम करके खुद को इनोसेंट दिखाता है, ये सिग्नल्स हैं कि वो मैनिपुलेशन के रास्ते पर चल रहा है। लेकिन पनिशमेंट इसका जवाब नहीं है। सबसे जरूरी है बाउंड्रीज सेट करना और एक चाइल्ड को ये समझाना कि फेयरनेस, ऑनेस्टी और एम्पैथी उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है जितना कोई भी मैनिपुलेशन। क्योंकि आखिरकार एक चाइल्ड जिस एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, वही उसकी कोर बिलीफ्स को शेप करता है। अगर उसे सिखाया जाए कि दुनिया को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका मैनिपुलेशन नहीं, बल्कि ट्रू कनेक्शन और जेन्युइन कम्युनिकेशन है, तो वो धीरे धीरे इस पैटर्न को छोड़ना सीख सकता है।